Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Class Fellow. I am Satyam Maurya. This is the third lecture of refrigeration and air conditioning, and in this lecture mainly I will discuss about the Carnot refrigeration cycle, and these are the topics which I will cover in this lecture. So let's start the video. So friends, today I will discuss about the Carnot refrigeration cycle and its various components which are used in the Carnot refrigeration cycle. हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी बेसिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा था और उसके जो भी कंपोनेंट्स थे उसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा वो जो साइकिल हमने डिस्कस की थी वो कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक्चुअली मॉडिफिकेशन है। तो उसको समझने के लिए उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट किस प्रोसेस पे वर्क करता है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसके लिए हमको सबसे पहले कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में देखना होगा। तो कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि कार्नोट साइकिल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी रेफ्रिजरेशन के लिए साइकिल यूज होती है, सबसे पहले तो कंपोनेंट देखेंगे। जो भी हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं, इवेपोरेटर, कंप्रेसर एंड कंडेंसर, ये तो हमारे हमने इसके बारे में तो देखा ही हुआ था, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी भी की हुई थी। बट यहाँ पे जो एक्सपेंशन डिवाइस है वो हमारी कैपिलरी ट्यूब या थ्रॉटल वॉल्व की जगह पे यहाँ पे टरबाइन यूज हुआ है, जो कि ये भी एक एक्सपेंशन डिवाइस होती है। टरबाइन में भी एक्चुअली मेनली हम क्या करते हैं, टरबाइन में जो भी हमारा हाई प्रेशर स्टीम होता है, हाई प्रेशर स्टीम को हम यहाँ पे भेजते हैं और यहाँ से जो है हमको एक सॉफ्ट वर्क मिलता है और लो प्रेशर स्टीम यहाँ पे हमको मिलता है। तो ये भी यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये P1 जो भी हमारा कंडेंसर है ये हाई प्रेशर पे है और यहाँ पे P2 ये लो प्रेशर पे है। तो एक्सपेंशन डिवाइस टरबाइन भी एक एक्सपेंशन डिवाइस। तो अब हम देखेंगे कि जो भी हमारी कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है वो वेपर कंप्रेशन साइकिल में और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में दोनों के लिए कैसे वर्क करता है। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक्चुअली ये डोम आपने पढ़ा होगा, ये TS डायग्राम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जो ये डोम के बारे में आपने स्टडी की होगी। तो इसमें क्या है कि इस डोम के अंदर हमारा लिक्विड प्लस वेपर होता है फेज, और इस डोम के बाहर बट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे टोटली गैसियस फॉर्म में होता है। तो अगर हम 2 आइसोथर्मल 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं तो उसको ड्रॉ कैसे करते हैं TS डायग्राम में। TS डायग्राम में एक्चुअली इस डोम के अंदर कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल में इस डोम के अंदर हम ये चारों प्रोसेसेस अपने शो करते हैं। सपोज जो भी हमारी 1 to 2 प्रोसेस है, एक्चुअल में कंप्रेसर या टरबाइन या हीट पंप, आपने जब SFE के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नोजल, डिफ्यूजर, कंप्रेसर, टरबाइन एंड हीट पंप, ये आपने थोड़ा सा वहाँ पे स्टडी किया होगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में कि ये जो हमारे प्रोसेसेस हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं, किस प्रोसेस से वर्क करते हैं, आइसेंथैल्पिक, आइसोबारिक या आइसेंट्रोपिक। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कंप्रेसर है, टरबाइन है या हीट पंप है, ये हमारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पे बेस्ड होते हैं। और जो भी हीट एक्सचेंजर है, मेनली हीट एक्सचेंजर, हेयर द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर इज द हीट एक्सचेंजर, और ये हीट एक्सचेंजर यहाँ कार्नोट साइकिल में हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस पे बेस्ड है। तो एक बार हम इसको पूरा सा देखते हैं। पूरा 1 to 2 दिस इज आइसेंट्रोपिक compression process from process 1 to 2, this is for the compressor, and process 2 to 3 is isothermal heat rejection process. Actually what is happening here, condenser is rejecting heat into its surrounding or its atmosphere. So here 2 to 3 process is isothermal heat rejection process, and 3 to 4 process is for the turbine which is expansion device. Means from 3 to 4 the expansion will take place from pressure P3 to P4, and the work will also obtain from the turbine in form of shaft work. And process 4 to 1 it is isothermal heat addition process.
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ये टीएस डायग्राम है, जो भी वर्टिकल लाइन हमारी इस तरीके से जो भी वर्टिकल लाइन होगी ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को शो करेगी। मीन्स S1 एंट्रोपी एट पॉइंट 1 विल बी इज इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2। और जो भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्चुअली क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। मीन्स द टेम्परेचर एट पॉइंट 4 एंड एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल सेम फॉर 3 एंड 2। तो दिस इज द बेसिक कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल जो कि हमारी यूज होती है। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कैपिलरी ट्यूब एंड थ्रॉटल वाल्व, here the turbine is used for the expansion from pressure P3 to P4। और यहाँ पे जो भी हमारी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारा क्या होता है, हमारी कोई भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। एक्चुअली इस डोम के बाहर हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल यहाँ पे बनता है। तो इस डोम के बाहर आप देखेंगे ये सेम प्रोसेस हमारी टू आइसेंट्रोपिक and two isothermal processes are shown for कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के केस में इस डोम के बाहर हम सेम प्रोसेस को ऐसे शो करते हैं, इस डोम के अंदर हम जो भी हमारी कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसको ऐसे शो करते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि जो भी ये कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। एक्चुअली यहाँ आपने देखा होगा कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में ये जो हमारे प्रोसेस थे यहाँ पे एक्चुअली में हम थ्रॉटलिंग वाल्व यूज़ कर रहे थे और प्रोसेस भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, यहाँ ये आइसोथर्मल प्रोसेस पे वर्क नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसके क्या वेरियस लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे टरबाइन हटा के थ्रॉटलिंग वाल्व यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे फॉर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल एज वेल एज फॉर वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक्चुअली सीपी अरोरा की बुक से हमने पूरा का पूरा आर्टिकल उठाया है और लैंग्वेज भी आपको थोड़ी बहुत वहाँ से मिल जाएगी। बट वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है, हो सकता हो क्योंकि वहाँ पे फिगर वगैरह बनाया नहीं है और आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने उसको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो जो हमारी लिमिटेशंस हैं वो कार्नोट साइकिल के लिए वो हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, इन फॉर एयर रेफ्रिजरेशन एंड वेपर रेफ्रिजरेशन। जो भी हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो वेपर रेफ्रिजरेशन पे बेस्ड होता है और जो भी हम एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, अभी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट में। बट यहाँ पे अभी क्या है कि हम पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि जो भी कार्नोट साइकिल अगर हम एयर रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करते हैं या वेपर रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए देखते हैं। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर ऑफ हीट एडिशन एंड रिजेक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर गैस एज अ रेफ्रिजरेंट। एक्चुअली इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ से देखते हैं कि वेपर पावर साइकिल के केस में या वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल के केस में यहाँ पे क्या होता है कि 2 to 3 प्रोसेस है जो भी यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है इनटू सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एट पॉइंट 2 द रेफ्रिजरेंट इज अवेलेबल एट इन वेपर फॉर्म while at point 3 the refrigerant is available in liquid form। ये हमारी ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट के इधर ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में या बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। प्रोसेस 2 to 3 में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है हमारा टेम्परेचर है प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट है और यहाँ पे हीट रिजेक्शन फिर भी सराउंडिंग में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि और यहाँ पे फेज चेंज है। तो हम जानते हैं कि इन फेज चेंज प्रोसेस जो भी हमारी हीट रिजेक्शन यहाँ पे होगा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और फेज चेंज प्रोसेस है तो इसका मतलब यहाँ से इसने सराउंडिंग में अपनी लेटेंट हीट रिजेक्ट की होगी और यहाँ से वेपर से लिक्विड फॉर्म में आया होगा अपनी लेटेंट हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट करके। ये तो हमारा वेपर के लिए हो गया। बट यहाँ पे हम कहेंगे कि टेम्परेचर इक्वल टू जो टेम्परेचर कांस्टेंट है ये पॉसिबल है एट प्रोसेस 2 to 3
जो भी हमारे यहाँ पे हो रही हैं। बट इन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एयर यूज हो रहा है ये सिंपल एक सिर्फ गैसियस फॉर्म में है, एंड जो भी हमारी 2 to 3 प्रोसेस होगी यहाँ पे ये वेपर फॉर्म में है, एंड एट 3 प्रोसेस यहाँ पे भी वेपर फॉर्म में है। तो यहाँ पे कोई भी लेटेंट हीट हमारी रिजेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे जो रिजेक्ट हो रही है ये एक्चुअल में लेटेंट हीट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे अगर हम कराना चाहते हैं तो बहुत ही वो इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा आइसोथर्मल प्रोसेस इन द केस ऑफ गैस एज अ रेफ्रिजरेंट। इन वेपर पावर साइकिल वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल इट इज पॉसिबल to obtain the isothermal heat addition and isothermal heat rejection process, but for gas as a refrigerant, because there is no latent heat which is used in for the phase change process from 2 to 3 and 4 to 1, कोई भी यहाँ पे फेज चेंज प्रोसेस हमारी नहीं है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जब कोई फेज चेंज हो नहीं रहा है, कोई भी लेटेंट हीट हमारी सराउंडिंग में रिजेक्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कराना ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो यही पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि द आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ हीट एडिशन एंड रिजेक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर गैस एज रेफ्रिजरेंट। नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेसिकली आप ये जो मैंने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया है, ये आपको कोई यूट्यूब पे तो ऐसा कोई वीडियो आई थिंक नहीं है जिसमें इस पॉइंट के बारे में समझाया गया हो, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीपी अरोरा की बुक जो कि रेफरेंस बुक है उसमें दिया हुआ है, तो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि सेमेस्टर ऑलमोस्ट एवरी ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, और ईएस एग्जामिनेशन में भी थ्योरी के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आईएएस के एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिए। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम इज वेरी नैरो इफ ड्रॉन करेक्टली टू द स्केल। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि एयर रेफ्रिजरेशन के केस में अगर हम पीवी डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो भी कार्नोट रेफ्रिजरेशन के लिए, तो आप देखेंगे पीवी डायग्राम अगर आप एक्चुअली करेक्टली स्केल पे ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही नैरो बन जाता है। ये और भी नैरो होगा, बट यहाँ पे जो है मैंने इसको शो करने के लिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको शो किया हुआ है थोड़ा सा। बट अगर प्रैक्टिकली आप स्केल वाइज इसको ड्रॉ करते हैं तो ये जो बहुत नैरो हो जाता है, ये जो हमारा पीवी डायग्राम है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के केस में। एज अ रिजल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी लार्ज एंड साइकिल विल सफर फ्रॉम लोअर सीओपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये इसके बारे में हम जानते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम लार्ज कैसे हो रहा है। आप देखेंगे कि जो भी इसमें मॉडिफिकेशंस की जाएंगी, आफ्टर मॉडिफिकेशन जो भी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे हो रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं थे और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस था, तो आप देखेंगे कि इसको एक्चुअल में 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्यों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से रिप्लेस किया जाता है? एक्चुअली जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस है फॉर वेपर रेफ्रिजरेशन और एयर रेफ्रिजरेशन के लिए, दोनों के लिए। आप देखेंगे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास कोई एक पैन है जिसमें वाटर रखा हुआ है या कोई भी फ्लूइड आपने रखा हुआ है लिक्विड, और उसको बॉयल कर रहे हैं ओपन एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और प्रैक्टिकल प्रोसेस भी आप इसको जो है घरेलू लेवल पे भी इसको आप कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। बट अगर ये आपको आइसेंट्रोपिक करने के लिए बोल दिया जाए या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी एक अगर देखा जाए तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आइसोथर्मल हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन प्रोसेस था, हीट रिजेक्शन और एडिशन प्रोसेस, इसको आइसोबैरिक प्रोसेस से रिप्लेस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये यहाँ से रिलेट कैसे कर रहा है। तो जो भी हमारा जो है यहाँ पे डायग्राम बहुत ही नैरो बन गया, तो इससे क्या होगा एक्चुअल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो भी यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता तो जो मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर इज P1 एंड मैक्सिमम प्रेशर इज P3,
ये बहुत ही जो है, सपोज अगर मैं एक वैल्यू लेता हूँ, इफ़ इट इज़ 10 बार देन इट इज़ सपोज समथिंग वैल्यू लाइक 2 बार, तो इसके बीच ये रन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ये हमारा सपोज कोई वैल्यू 2 बार है, तो यहाँ इससे भी ज़्यादा प्रेशर, सपोज ये 15 बार पे वर्क कर रहा है। दिस इज, ये जो हमने लिया हुआ है एक्चुअली दिस इज फॉर एग्जाम्पल ओनली, दिस इज नॉट द रियल वैल्यूज। तो ये हमने क्या यहाँ पे लिया हुआ है, वैल्यूज ली हुई हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे प्रेशर रेंज है फ्रॉम P1 टू P3, ये बहुत ज़्यादा है। मीन्स जो भी हमारा कंप्रेसर है, जो भी इस लिक्विड को जो भी यहाँ पे वेपर फॉर्म में फ्लूइड अवेलेबल है, उसको बहुत ही हाई प्रेशर तक उसको कंप्रेस करना है। तो अगर बहुत ही हाई प्रेशर तक उसको कंप्रेस करना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 बार तक कंप्रेस करना था, बट यहाँ पे क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस होने की वजह से ये 15 बार तक वो जो हमारा कंप्रेसर यूज हो रहा है उसको कंप्रेस कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा स्ट्रोक, जो भी हमारा ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, मीन्स जितना ये TDC टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो ये मूव कर रहा है, अगर ज़्यादा प्रेशर हमको आउटलेट पे चाहिए तो ये जो है बहुत ही जो भी यहाँ पे हमारी गैस या वेपर फॉर्म में जो भी अवेलेबल है, इसको कंप्रेस बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सटेंड तक इसको कंप्रेस करना होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा कंप्रेस करना है तो हमको स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। और कंप्रेसर में क्या होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा एक्चुअल में बिटवीन पिस्टन और सिलेंडर जो भी हमारा, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस भी होते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जब ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे और इरिवर्सिबिलिटी के कारण जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्क या पावर ये कंज्यूम करने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा वर्क या पावर यहाँ पे ये कंज्यूम करने लगेगा। तो जिसकी वजह से हमारी जो साइकिल है उसकी ओवरऑल COP जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ 2 पॉइंट्स थे फॉर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। फर्स्ट वन इज, मैं इसको फिर से समराइज करता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है वो फीजिबल प्रोसेस नहीं है, पॉसिबल नहीं है इफ गैस एज अ रेफ्रिजरेंट। एंड सेकेंड जो हमारा है कि ये जो डायग्राम है हमारा PV डायग्राम, वो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये बहुत ही नैरो हो जाता है और प्रेशर रेशियो हाई होने की वजह से यहाँ पे हमारे कंप्रेसर का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, मतलब जितना उसको कंप्रेस करना है, वो बहुत ही ज़्यादा हमको रखना पड़ता है क्योंकि हाई प्रेशर तक यहाँ पे हमको कंप्रेस करना है। जिसकी वजह से क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे चूंकि फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर, इसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटीज बढ़ जाती है और इरिवर्सिबिलिटी की वजह से ये हाई पावर या हाई वर्क कंज्यूम करता है और हमारा जो ओवरऑल COP होती है ऑफ द साइकिल, ये कितना पावर कंज्यूम करता है इस पे भी डिपेंड करता है। ये आगे हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे COP जो भी है हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल की कम हो जाती है। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा लिमिटेशंस हो गया एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का कि हम आइसोथर्मल प्रोसेस यूज क्यों नहीं करते हैं और क्यों यहाँ पे जो है हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से रिप्लेस कर दिया है, ताकि स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारा कम हो जाए और फ्रिक्शनल लॉसेस कम हो और इरिवर्सिबिलिटी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा हमको यहाँ पे COP मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है कम कंज्यूम करेगा। और सेकंड हम देखते हैं वेपर रेफ्रिजरेशन, जो कि हमारा डोम के अंदर आता है। मीन्स ये जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये प्रोसेस पूरा का पूरा जो कि डोम के अंदर आ रहा था, ये जो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो भी यूज़ होता है, एक्चुअली ये डोम के अंदर ही वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज़ होता है। आपने देखा होगा यहाँ लिक्विड फेज में होता है, थ्रॉटलिंग के टाइम या एक्सपेंशन के टाइम यहाँ पे वेपर फेज में हो जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों फेजेस एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से हम ये कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल एक्चुअल प्रैक्टिस में यूज नहीं करते हैं। फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो भी है उसके लिए हम यूज नहीं करते हैं, जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या जो भी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले तो आइसोबारिक प्रोसेस इजिली अचीवेबल हमारा होता है। यहाँ पे हमने देखा जो भी हमारी बॉइलिंग होती है या इवेपरेशन होता है, सपोज आपने जो भी कोई भी ऐसा जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जैसे आपने कोई भी तालाब है तो वहाँ से इवेपरेशन होता रहता है, जैसे पानी वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में जाता रहता है, तो वो भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है।
तो आइसोबारिक प्रोसेस इज इजिली अचीवेबल है और ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है, इसीलिए सबसे पहले तो हम इसमें भी जो भी हमारे ये दोनों प्रोसेस थे आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे बाय आइसोबारिक प्रोसेस। सबसे पहला तो हमारा ये मॉडिफिकेशन हो जाता है इसमें। और सेकंड हमारा क्या है कि ड्राई वर्सेस वेट कंप्रेशन एंड थ्रॉटलिंग वर्सेस आइसेंट्रोपिक, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं और इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि ड्राई वर्सेस वेट कंप्रेशन। एक्चुअली ड्राई वर्सेस वेट कंप्रेशन क्या है, आपने देखा होगा जो भी हमारी कार्नोट साइकिल यूज हो रही थी वहाँ पे, तो उस कार्नोट साइकिल में हमारा क्या है कि जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था वो फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 था या पॉइंट 1 to 2 था। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती थी मेनली हमको, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों फेज में है। मीन्स यहाँ पे जो है वेपर तो एक्चुअल में यहाँ पे 90%, 80%, 90% तो यहाँ पे वेपर ही होगा, बट जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हैं जो उसके ड्रॉपलेट हैं वो भी यहाँ पे होंगे। तो जो हमारा ये कंप्रेसर है वो एक्चुअल में क्या करता है कि वेपर फेज को इफिशिएंटली जो है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर में भेजता है। और अगर फिर भी उसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट्स रह जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि द लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बी ट्रैप्ड इन द हेड ऑफ सिलेंडर एंड मे डैमेज द कंप्रेसर वाल्व। ये बहुत ही बड़ा इशू होता है कि अगर हमारी जो भी वहाँ पे इनलेट और जो भी आउटलेट वाल्व होती हैं, अगर उसमें हमारे कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स रहते हैं तो वो वाल्व को डैमेज करते हैं, जो भी हमारे कंप्रेसर वाल्व है। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी अवेलेबल है। और सेकंड क्या होता है कि द लिक्विड रेफ्रिजरेंट ड्रॉपलेट में वॉश अवे द लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंप्रेसर। अभी क्या है कि हम लोग देखते हैं चाहे वो इंजन के केस में पिस्टन सिलेंडर मशीन होता है तो उसमें क्या है कि लुब्रिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होती है, बिकॉज जो भी हमारी पिस्टन और सिलेंडर जो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच जो भी हमारा स्पेस होता है वो एक्चुअल में बहुत ही कम होता है, वो टच होके आपस में एक दूसरे से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी पिन भी लगी होती है, ऑयल रिंग लगी होती है या प्रेशर रिंग भी लगी होती है, तो वो इसमें जो है क्या है कि इसके बीच कुछ फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर। तो अगर हमारा यहाँ पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स होंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, जो लिक्विड ड्रॉपलेट होंगे वो हमारे जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज किए जा रहे हैं इन कंप्रेसर उसको वॉश अवे कर ले जाएंगे या उसको जो है अपने साथ आउटलेट के थ्रू उसको लेके चले जाएंगे, वॉश अवे कर देंगे, उसको धुल देंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसके बीच बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल लॉसेज होंगे और इरिवर्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा उसमें बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा वो वर्क कंज्यूम करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो कि यहाँ पे वेट कंप्रेशन करा रहे थे फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इन कार्नोट रेफ्रिजरेशन, वो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ड्राई कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे दिस इज सेचुरेटेड वेपर लाइन, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट्स अवेलेबल है, इसको फिर हम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर यहाँ पे कंप्रेस करते हैं। एक तो फ्रेंड्स हमारा ये मॉडिफिकेशन हो गया और दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है कि थ्रॉटलिंग वर्सेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस 3 to 4 के लिए हम थ्रॉटलिंग डिवाइस की जगह पे क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे टरबाइन यूज़ कर रहे थे या एक्सपेंशन डिवाइस जो है यहाँ पे टरबाइन के तौर पे यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे टरबाइन यूज़ हो रही है एक्चुअल में अगर यहाँ पे ये वेपर फॉर्म में अवेलेबल है जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है, तब तो यहाँ पे जो है ये कुछ जो भी हमारा वर्क देता है ये कुछ सिग्निफिकेंट रहता है, मीन्स इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है जो भी यहाँ पे टरबाइन वर्क मिल रहा है। बट वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या होता है, वीसी साइकिल में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो अवेलेबल है हमको रेफ्रिजरेंट वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा कि जो भी एक्सपेंशन वर्क होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस VdP। आपने देखा होगा क्लोज सिस्टम के लिए जो हम वर्क लिखते हैं वो PdV लिखते हैं, जबकि ओपन सिस्टम है जो भी जैसे फॉर एग्जांपल पंप है या टरबाइन है या हमारा कंप्रेसर है
जो भी ओपन सिस्टम की डिवाइस है जिसमें से कुछ इनलेट होता है और कुछ आउटलेट होता है, उसके बाद हमको कुछ वर्क मिलता है या देना पड़ता है, तो वो जो ओपन सिस्टम है उसके लिए हम वर्क की जो वैल्यू लिखते हैं वो VDP लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा यहाँ पे जो अवेलेबल है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है ये लिक्विड फॉर्म में है, और तो वी लिक्विड का जो भी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू जो कि हमारा गैसियस फॉर्म में है। तो इससे क्या होगा, जब ये जो है यहाँ पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम अवेलेबल है तो वो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू। तो ये जो हमारा VDP वर्क है, -VDP वर्क है, वो भी बहुत कम मिलेगा। एक्चुअली में मिलता तो है हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि द पॉजिटिव वर्क ऑफ द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज नॉट इनफ टू जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडर। ये क्वेश्चन ESE एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, किसी ना किसी ऑप्शन में ये देता है कि हमको जो भी मॉडिफिकेशंस हैं उसके पीछे रीजन जो है उसमें ये कई बार दिया हुआ है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जो भी हमारा ओपन सिस्टम के लिए होता है, ओपन सिस्टम के लिए हम VDP वर्क यूज़ करते हैं, VDP फार्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, और क्लोज सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, PdV यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सपोज दिस इज प्रोसेस 3 to 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा एक क्लोज सिस्टम होता तो ये P जो ही हमारी वॉल्यूम एक्सिस है वो पूरा का पूरा एरिया हम जो है यहाँ पे वर्क हम ऐसा कंसीडर करते हैं। बट ओपन सिस्टम में क्या होता है कि -VDP वर्क में ये जो हमारा प्रोसेस 3 to 4 है इसका पूरा प्रोजेक्शन P एक्सिस पे ले लेते हैं और ये एरिया हमारा वर्क को शो करता है। यही हमने यहाँ पे शेडेड पोर्शन से शो किया हुआ है। तो इसलिए एक्सपेंशन वर्क में यहाँ पे लिक्विड का जो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है यहाँ पे बहुत कम होता है। जब मैं थोड़ा सा स्टीम टेबल से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना बताऊंगा, स्टीम टेबल या मैं कहूँ कि जो भी रेफ्रिजरेंट्स के लिए अलग अलग चार्ट्स आते हैं, टेबल्स आती हैं, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, 0.0012 या इस तरीके की कुछ वैल्यू होती है मीटर क्यूब पर केजी में। तो ये क्या है कि जो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू होती है बहुत कम होती है और एक्सपेंशन वर्क बहुत कम मिलता है। बट अगर हमें एक्सपेंशन वर्क चाहिए तो हमको यहाँ पे टरबाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि टरबाइन का कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पॉजिटिव वर्क ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज नॉट इनफ टू जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडर। मीन्स इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसको यूज़ करने में जो हमारा पॉजिटिव वर्क मिल रहा है वो बहुत ही कम है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए जो भी प्रेशर को कम करने के लिए डिवाइस यूज़ कर रहे थे फ्रॉम प्रेशर P3 to P4, वहाँ पे हम इस आइसेंट्रोपिक जो है जो भी यहाँ पे वो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, उसकी जगह पे आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस यूज करते हैं या कैपिलरी ट्यूब या थ्रॉटल वाल्व यूज़ करते हैं। तो और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस को आप हमेशा ऐसे ही शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी थ्रॉटलिंग वाल्व है या कैपिलरी ट्यूब में जो भी हम प्रोसेस कराते हैं, मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जो भी हम कन्वर्जन करते हैं, तो बहुत ही हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम PV डायग्राम या TS डायग्राम किसी भी डायग्राम में हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से पूरी की पूरी साइकिल शो की गई है PV डायग्राम। तो आफ्टर दीज मॉडिफिकेशंस यू विल सी कि जो भी हमारे यहाँ पे एक्सपेंशन डिवाइस टरबाइन यूज हो रही थी, इसको हमने यहाँ से निकाल के थ्रॉटलिंग वाला यूज कर लिया है। और ये जो दोनों हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस पे बेस्ड थे, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यहाँ पे यूज किया हुआ है इन कंडेंसर एंड इन इवेपोरेटर। तो अब जो हमारी नई साइकिल आएगी वो क्या हो जाएगी कि 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन एंड 4 to 1 आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में हमने एक्सप्लेन किया और क्या उसमें लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हम जो भी हमारा रेफ्रिजरेटर है या बेसिक
रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें एक्सपेंडर ना यूज़ करके वेपर रेफ्रिजरेशन में हम थ्रॉटलिंग वाला यूज़ करते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन में तो हम जो है टरबाइन यूज़ करते हैं, वो हम अपनी जो भी आगे की यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, बट यहाँ पे थ्रॉटलिंग वाल्व हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस वेपर कंप्रेशन साइकिल को टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो सारे प्रोसेस कुछ इस तरीके से होंगे कि 1 to 2 जो प्रोसेस है ये हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, एंड 2 to 3 प्रोसेस ये हमारी आइसोबारिक। एक्चुअल में जो भी आपका टीएस डायग्राम होता है उसमें आइसोबारिक लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं, ये और ये आपने आइसोबारिक लाइन, ये भी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। तो ये प्रोसेस 2 to 3 ये हमारा आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो गया, एंड प्रोसेस 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, एंड देन 4 to 1 आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन, जो भी ये इवेपोरेटर अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये हमारी जो भी वेपर कंप्रेशन साइकिल थी या एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल थी, ये कार्नोट साइकिल के किस लिमिटेशंस की वजह से इस तरीके से कन्वर्ट हुई हैं, तो इसके बारे में मेनली हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे पीएच साइकिल हैं या टीएस डायग्राम है, पीएच डायग्राम है या एचएच डायग्राम है, जो भी हमारे अलग अलग टाइप के डायग्राम हैं, उसका जो भी सबसे पहले तो डायग्राम की स्टडी करेंगे कि क्या तीनों में डिफरेंस होता है या हम तीनों को कैसे बनाते हैं एक्चुअल में एक्सिस पे, अलग अलग एक्सिस पे। और फिर उसमें देखेंगे कि जो भी हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जैसे जो भी यूज़ होती हैं हमारी चार्ट यूज़ होते हैं, जितने भी रेफ्रिजरेंट्स है अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स के लिए हमारी टेबल होती हैं, वहाँ से देख के हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, चार्ट के थ्रू क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, या जो भी हमारी वैल्यूज़ दी होती है टेबल के थ्रू क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।